बस मुझे इतना याद है कि अब्बा के साथ कार में कहीं जा रहा था कि अचानक मेरे अब्बा की गर्दन एक तरफ ढलक गई और उनके हाथ स्टीयरिंग से छूटकर उनकी गोद में गिर गए। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा और मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। शायद हमारी कार लहराती हुई किसी जगह जाकर टकरा गई होगी। अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी को संभाल नहीं सके। उनके पांव का बोझ ब्रेक पर पड़ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी और ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। अब्बा तो हार्ट अटैक की वजह से बच नहीं सके और मुझे बहुत मामूली चोटें आई थीं। मुझे याद है घर में कोहराम मच गया था। मेरी अम्मा पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। अम्मा की शादी को सिर्फ 8 साल हुए थे। उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी। अम्मा की जवानी थी और मैं इकलौता था। अब्बा की मौत के बाद पूरा खानदान मेरी अम्मा के पीछे पड़ गया कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने मेरे लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं बहुत छोटा था। घर में कारोबार संभालने वाला कोई दूसरा नहीं था। मेरी माँ मामूली पढ़ी लिखी थीं। तय हुआ कि 50-50 मुनाफे की शर्त पर कारोबार किसी को सौंप दिया जाए। भरोसेमंद आदमी की तलाश शुरू हुई। मेरे रिश्ते के एक चाचा थे जिन्हें सब बाले चाचा कहते थे। वो बहुत तेज इंसान थे, लेकिन उनकी हमदर्दी और ईमानदारी के बहुत चर्चे थे। मेरे अब्बा की मौत के बाद उनका हमारे घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अम्मा ने उन्हें सारे कारोबार का सरपरस्त बनाना ही बेहतर समझा। अम्मा ने उन्हें अपना इरादा बताया, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। ये उनकी एक और ईमानदारी थी। अम्मा उनसे बहुत प्रभावित हुई थीं। उन्होंने तय कर लिया कि बिजनेस संभालेंगे तो बाले चाचा। खानदान के कई लोगों ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर चाहा कि कारोबार उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन माँ तैयार नहीं थीं। कई रिश्तेदार नाराज भी हुए, लेकिन अम्मा को किसी की परवाह नहीं थी। जब चाचा ने ये देखा तो उन्हें मजबूर होना पड़ा। बाले चाचा ने कारोबार संभाल लिया था और अम्मा संतुष्ट हो गई थीं। धीरे धीरे हालात साजगार होते जा रहे थे। बाले चाचा बड़ी पाबंदी से आमदनी बढ़ा रहे थे। मेरे अब्बा की मौत के बाद मेरी अम्मा की ज़हनी हालत कुछ खराब हो गई थी। वो बहुत वहमी हो गई थीं, खासकर मेरे मामले में उन्हें यह वहम हो गया था कि कोई मुझे उनसे छीन लेगा। वो थोड़ी देर के लिए भी मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देती थीं। उन्होंने तो ये तय कर लिया था कि वे मुझे घर के बाहर का आसमान नहीं देखने देंगी। मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था। स्कूल वैन मुझे लेने आती थी। उन्होंने मेरा स्कूल जाना भी बंद करा दिया। ये एक ऐसा कदम था जो बाले चाचा को भी बुरा लगा। उन्होंने एक दिन मेरी अम्मा से कहा, तुम्हारा एक ही बेटा है, उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ, ये नहीं कि उसका स्कूल जाना ही बंद करवा दो। अम्मा ने जवाब दिया, अगर स्कूल वैन उलट गई तो मेरा एक ही बेटा है। बाले चाचा ने कहा, इतने सारे बच्चे वैन में ही स्कूल जाते हैं। माँ ने कहा, वो लोग जाएं, मैं अपने असलम को स्कूल नहीं भेजूंगी। चाचा ने पूछा, तो क्या जाहिल बनाओगी इसे? माँ ने कहा, मुझे चलेगा अगर मेरा बेटा जाहिल रह गया तो, लेकिन ये जिंदा तो रहेगा। चाचा ने कहा, अच्छा ऐसा करो, किसी करीब के स्कूल में दाखिल करा दो, पैदल जाएगा और पैदल आ जाएगा। उस पर माँ ने कहा, जैसे रास्ते में गाड़ियां नहीं चलती, कोई टक्कर मारकर चला गया तो मेरा बेटा मर जाएगा। चाचा ने कहा, तो क्या जिंदगी भर इसे घर में ही बिठाओगी? अम्मा ने जवाब दिया, अभी इसकी उम्र ही क्या है, बड़ा होने तक क्या ये बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भी नहीं निकलेगा? नहीं, मैं इसे बाहर भी नहीं जाने दूंगी। खेलेगा नहीं तो मर नहीं जाएगा। बाले चाचा क्या करते, थक हार के चुप हो गए। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि अपने नुकसान की परवाह करता। मैं तो उस वक्त खुश ही हुआ था कि चलो स्कूल जाने से जान छूटी। जब कुछ वक्त और गुजर गया तो अम्मा ने इतना करम किया कि मुझे पढ़ाने के लिए एक मास्टर साहब आने लगे। लेकिन स्कूल का माहौल ही कुछ और होता है। मैं पढ़ने तो लगा, लेकिन पढ़ने का शौक कभी पैदा न हो सका। कभी पढ़ने बैठ जाता, कभी मास्टर साहब ऐसे ही बातचीत करके चले जाते। मुझे घर से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इजाजत भी नहीं थी। बस यही मुझे बर्दाश्त नहीं था, मगर अम्मा के आगे बेबस था। जब मैंने बहुत जिद की तो अम्मा ने इतनी इजाजत दे दी कि कोई बच्चा अगर मेरे साथ खेलना चाहे तो वो मेरे घर आकर मेरे साथ खेल सकता था। वो भी इस तरह के अम्मा के सामने बैठकर खेलते रहो। अम्मा को शायद इन बच्चों पर भी भरोसा नहीं था। बच्चों को इतनी पाबंदी कहाँ पसंद होती है। कुछ दिन तो ढेर सारे बच्चे मेरे घर आते रहे, लेकिन फिर उन्होंने आना कम कर दिया।
बस एक बच्चा काशिफ और उसकी बहन मरियम पाबंदी से मेरे साथ खेलने आ जाते थे। अम्मा खुद भी घर में बैठ गई थीं। मोहल्ले में आना जाना उन्होंने खुद पर हराम कर लिया था। वो मोहल्ले भर में खपती मशहूर हो गई थीं। खानदान वाले भी कुछ दिन तक मिलने आते रहे, लेकिन जब वो खुद ही किसी से मिलने को तैयार नहीं थी तो कोई क्या करता। मेरी परवरिश इस अंदाज से हो रही थी कि जैसे मैं कोई कैदी हूँ। उम्र के साथ मेरी अकल तो बढ़ रही थी, लेकिन दुनिया को देखकर जिस तजुर्बे से इंसान सीखता है, मेरी जिंदगी उससे खाली थी। मेरी उम्र के बच्चे जिन बातों को जानते थे, मैं उन बातों से बेखबर था। अम्मा की बेजा ममता ये नहीं समझती थी कि उनकी नादानी मुझे क्या से क्या बना रही है। मैंने मुश्किल से 8वीं क्लास का कोर्स खत्म किया था कि मास्टर साहब ने आना बंद कर दिया। दूसरे भी मास्टर थे, लेकिन अम्मा को फिक्र नहीं थी और ना ही मुझे पढ़ने का शौक था। इस तरह मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अब मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं अम्मा के पल्लू से बंद कर रह गया था, जिसे वो गले में डाले फिर रही थी, बिना ये सोचे कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा। वो तो ये समझ के बैठी थी कि अब्बा के कारोबार से जो आमदनी हो रही है वो जिंदगी भर होती रहेगी। बाले चाचा जिस मेहनत से काम कर रहे थे, उससे लगता भी यही था। कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मुनाफा बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था। लेकिन जब ज्यादा लॉस होने लगा तो अम्मा को फिक्र हुई, लेकिन बाले चाचा की लच्छेदार बातों के आगे अम्मा की एक न चली। वो यही समझती रही कि कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है। मुझे तो उन्होंने इस काबिल बनाया ही नहीं था कि मैं इन बातों को समझता। फिर इधर उधर से हमें मालूम पड़ा कि बाले चाचा हेरा फेरी कर रहे हैं। अम्मा किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थीं, बल्कि वो तो इन खबरों को बाले चाचा के खिलाफ साजिश समझ रही थीं। वो बाले चाचा के लिए खानदान वालों से लड़ती रही और बाले चाचा हमें दोनों हाथों से लूटते रहे। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाले चाचा ने एक कारखाना बेच दिया और अम्मा ने आसानी से उस पर दस्तखत भी कर दिए। मतलब अम्मा की मर्जी से कारखाना बेचा गया। अम्मा समझ रही थीं कि कारोबार तो चल नहीं रहा है, कारखाना बिक जाएगा तो कुछ रकम हाथ में आ जाएगी। ये अम्मा की खुशफहमी थी। कारखाना बिका तो अम्मा के हाथ में चंद हजार रुपयों के सिवा कुछ नहीं आया। उन्होंने बाले चाचा से पूछा, कारखाना इतने में तो नहीं बिका होगा? इस पर चाचा ने कहा, ये कारखाना मैंने शौक से तो नहीं बेचा, इसलिए बेचा है कि इसकी रकम दूसरे कारखाने में लगा दूं। अगर सब पैसा तुमको दे देता तो दूसरा कारखाना भी बंद हो जाता। थोड़े दिन सब्र करो, दूसरे कारखाने से इतनी आमदनी होने लगेगी कि हम एक कारखाना और बना लेंगे। अम्मा ने सोचा, चलो एक कारखाना तो सलामत है, बाले चाचा जो कुछ कर रहे हैं ठीक ही है। बाले चाचा की नियत का भरम उस वक्त खुल गया जब उन्होंने धोखे से अम्मा से दस्तखत करवाए और दूसरा कारखाना भी बेच दिया। इस बार उन्होंने एक पैसा भी हमें नहीं दिया। उनका कहना था कि बैंक का कर्ज इतना बढ़ गया था कि अदा करना जरूरी था। मुझे याद है उस दिन अम्मा की बाले चाचा से खूब लड़ाई हुई थी। अब सिर्फ एक मकान और अम्मा के जेवर के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। खानदान वालों से अम्मा पहले ही बिगाड़ चुकी थीं। बाले चाचा ने भी ऐसी आंखें फेरी के कभी पलटकर हमारा हाल चाल लेने भी नहीं आए। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी, लेकिन हालत ऐसी थी कि दुकान से सौदा तक खरीद कर कभी नहीं लाया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि बाहर होता क्या है। मैं लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीला था। मैं उस वक्त अम्मा के काम आ सकता था, लेकिन मैं तो अम्मा के पल्लू से लगा बैठा था। ना पढ़ाई हुई थी और ना ही कोई हुनर हाथ में था। अच्छा बुरा कोई दोस्त भी नहीं था। चंद करीबी रिश्तेदारों ने अम्मा को सलाह दी कि असलम को कहीं काम पर लगा दो, 4 पैसे भी हाथ में आएंगे और इसका मुस्तकबिल भी बन जाएगा। अम्मा को अब भी समझ नहीं आई थी। वो अब भी मुझे खुद से अलग करने को तैयार नहीं थीं। वो कहती, अभी भी मेरे पास इतना जेवर है कि वो बेचकर अपने बच्चे को पाल लूंगी, और फिर ये इतना बड़ा घर है, बाद में इसे भी बेच दूंगी। लोग कहते, ऐसा कब तक चलेगा? तुम तो इसे अपाहिज बना रही हो। मर्द जात है, बाहर निकलेगा तो दुनिया देखेगा। अम्मा बोलती, बाहर निकलेगा तो अपने बाप की तरह हादसे का शिकार हो जाएगा। रिश्तेदार कहते, ये भी तो सोचो, ये अपनी दुनिया कैसे चलाएगा? तुम्हारे पास जो कुछ भी है कब तक चलेगा? बड़े से बड़ा खजाना भी एक दिन खत्म हो जाता है। अम्मा कहती, तुम लोग मेरे असलम को मुझसे छीनना चाहते हो। मैं खुद समझती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। अम्मा के रिश्ते के भाई ने एक दिन कहा, मैं असलम को किसी दुकान पर काम पे लगा देता हूँ। अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा, मैं ये नहीं होने दूंगी। उन्होंने ने बहुत मना किया, लेकिन सबकी जिद के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ा। फरीद मामू मुझे लेकर एक गैरेज पर गए।
मैं घर से इतनी दूर पहली बार आया था। ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। हर एक चीज को आंखें फाड़ के इस तरह देख रहा था जैसे ये मेरा शहर नहीं है, मैं किसी दूसरे शहर से आया हूँ। फरीद मामू उस वक्त गैरेज के मालिक से बात कर रहे थे। मैं उनके पीछे छुपा खड़ा था। इतना बड़ा लड़का जब ऐसी हरकत करे तो सबको हैरानी होती है। हाजी साहब जो गैरेज के मालिक थे मेरी ओर हैरत से देख रहे थे। हाजी साहब ने कहा, ये कैसे काम करेगा यहाँ, इसे तो आंखें मिलाने में भी शर्म आ रही है। फरीद मामू ने कहा, थोड़ा शर्मीला है, कुछ दिन यहाँ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। हाजी साहब ने कहा, मुझे लगता है ये यहाँ से भाग जाएगा। ये बड़ी अजीब लाइन है, यहाँ के लोग इसे तमाशा बना लेंगे। फरीद मामू ने कहा, हाजी साहब इसीलिए तो इसे आपके पास लाया हूँ। इसकी परवरिश घर में हुई है, बाहर की दुनिया इसने नहीं देखी है। आपको जरा इस पर मेहनत करनी होगी। जैसे ही मैंने सुना कि मुझे यहाँ छोड़ दिया जाएगा तो मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। हाजी साहब ने कहा, अबे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और बड़ी मोहब्बत से मुझसे बातें करने लगे। मेरे लिए चाय भी मंगवाई, मुझे समझाते रहे। मैंने रोना बंद कर दिया। उन्होंने एक लड़के को बुलाया और कहा, इसे ले जाओ और काम सिखाओ। मैं उस लड़के के साथ चला गया और उसने मुझे काम सिखाना शुरू कर दिया। महीनों तक तो मैं उसे बस औजार उठा उठा कर देता रहा। फिर कहीं जाकर उसने मुझे इंजन में हाथ डालना सिखाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम सीखता जा रहा था। अब मेरी शर्म भी खत्म हो गई थी। मैं भी दूसरे लड़कों के साथ हंसी मजाक करने लगा था। अम्मा को अब भी मुझसे दूर रहने की आदत नहीं पड़ी थी। जब भी मैं काम से वापस आता वो मुझे देखकर रोने लगती। इन्हें ये भी एहसास था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और उनसे दिन भर दूर रहता हूँ। काम से आने के बाद मैं घर में ही रहता था। मेरी दोस्ती बढ़ने लगी थी। कभी कभी दिल होता कि दोस्तों से मिलने जाऊं, लेकिन अम्मा मुझे कहीं जाने नहीं देती थीं। अम्मा का हद से बढ़ा हुआ प्यार अब मेरे लिए तकलीफ दे बनता जा रहा था। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका वहम अब भी अपनी जगह मौजूद था। मैंने लड़कों से बड़ी मुश्किल से बात करना सीखा था। लड़कियों से तो बात करते ही मुझे पसीने आने लगते थे। गैरेज पर अक्सर औरतें अपनी गाड़ियों की मरम्मत के लिए आती थीं। उन्हें मेरी घबराहट से मजा मिलता था। वो मेरा मजाक उड़ाती थीं। अब मैं ये सोचने लगा था कि अम्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं खुद को बदलना चाहता था, लेकिन बचपन से जो नक्श कायम हो जाता है वो मुश्किल से मिटता है। मेरी फितरत में जो बेजा शर्म घुल मिल गई थी वो जाती नहीं थी। मेरी मजा लेने वाली लड़कियों में एक मरियम भी थी, जो मेरे दोस्त काशिफ की बहन थी। बचपन में मेरे साथ खेलने आती थी। अब वो भी जवान हो गई थी, लेकिन उसका मेरे घर आना जाना नहीं छूटा था। वो दिन में कई कई बार आ जाती थी, खास तौर से जब जरूर आती जब मैं घर में होता था। मुझ में इतनी सलाहियत कहाँ थी कि उसकी आंखों में छुपे हुए प्यार को पढ़ लेता। मुझे ये एहसास तो था कि अब हम दोनों बच्चे नहीं रहे। कुछ दिन से मैं ये देख रहा था कि मरियम की शरारतें खत्म हो गई थीं। वो आती थी मगर चुप चुप बैठी रहती थी, खामोशी से मुझे देखती रहती थी। अम्मा से कुछ बात करती और चली जाती। मैं ये समझ रहा था कि अम्मा ने उसे डांटा है, इसलिए वो चुप रहती है। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा को घर से बाहर जाते एक आध बार ही देखा था। उस दिन उनके दिल में क्या आया कि वो पड़ोस में जाकर बैठ गई। उसी वक्त मरियम आ गई। उसे मालूम हुआ कि अम्मा नहीं है तो उसे मौका मिल गया। उसने मुझसे कहा, असलम क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुमसे क्यों मिलती हूँ? मैंने कहा, तुम्हारे दिल की बात मुझे कैसे पता होगी? उसने कहा, एक जवान लड़की एक जवान लड़के से क्यों मिलती है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मरियम ने अपना माथा पीट लिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बना दिया है असलम? उसने दोनों हाथों से मेरा गिरेबान पकड़ा और कहा, असलम मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे घर वाले मेरी मंगनी कर रहे हैं। तुम जल्दी से अपनी माँ को मेरे घर भेजो वरना मैं किसी और की हो जाऊंगी। मैंने कहा, तुम खुद ही अम्मा से कह दो, मुझे तो डर लगता है। उसने कहा, असलम क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ? मैंने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो खुशी से मुझसे लिपट गई और कहा, तो फिर अम्मा से कह दो कि तुम शादी करोगे तो सिर्फ मरियम से। शादी का नाम सुनकर सारी बात मेरी समझ में आ गई। मुझे वो और भी अच्छी लगने लगी। मैं लाख शर्मिला सही, लेकिन मोहब्बत का फितरी जज्बा मेरे अंदर भी मौजूद था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मरियम के होठों से ये बात सुनने का मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मैंने उससे वादा कर लिया कि अम्मा के आते ही उनसे बात जरूर करूंगा। वो खुशी खुशी घर चली गई। अम्मा के आने के बाद मुझे मरियम का ख्याल आया।
लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी कि कुछ कहता। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसी हालत मेरी कभी नहीं हुई थी। कभी आंखें बंद कर लेता, कभी उठकर बैठ जाता। कई बार सोचा कि अम्मा को उठाऊं और उनसे बात करूं, लेकिन फिर खुद ही सोचा कि ऐसी भी जल्दी क्या है, सुबह गैराज जाने से पहले बात कर लूंगा। मैं रात को देर से सोया इसलिए सुबह देर से उठा। ड्यूटी पर जाने की जल्दी में मैं भूल गया कि मुझे बात करनी है। घर से जाने के बाद ख्याल आया, अब यही हो सकता था कि वापस आने के बाद बात करता। दिन भर मैं यही सोचता रहा कि मैं क्या बात करूंगा और कैसे करूंगा। अगर अम्मा नहीं मानेंगी तो मुझे क्या करना होगा। जब मैं घर पहुंचा तो शर्म से गूंगा हो गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मरियम आ गई। उसने पूछा, अम्मा से बात की? मैंने कहा, मौका ही नहीं मिला, आज जरूर करूंगा। वो कुछ उदास सी हो गई। वो कुछ और कहने वाली थी, लेकिन अम्मा आ गई और उसे चुप होना पड़ा। फिर वो चली गई। मैं उस दिन भी अम्मा से बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। अम्मा ने मेरी बेचैनी देखकर पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने टाल दिया। उनके पूछने पर तो बता देता, लेकिन मैंने ये मौका भी गंवा दिया। अब मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं मरियम से शादी कर लूं, लेकिन कैसे करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वही किया जो एक बुज़दिल आदमी कर सकता है। मैंने मरियम से साफ कह दिया कि मैं ऐसी बेशर्मी की बात अम्मा से नहीं कर सकता, तुम खुद ही बात कर लो। मरियम ने कहा, मैं लड़की होकर उनसे अपनी शादी की बात करूंगी। उसकी बात सही थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो मायूस होकर चली गई। मेरे सर से बोझ उतर गया। मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मरियम के घर वाले खुद ही अम्मा से बात कर लेंगे। यही हुआ भी। 2-3 दिन बाद मरियम की अम्मी मेरी अम्मा के पास आ गई। मैं समझ गया था कि वो क्यों आई हैं, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया कि कहीं मुझसे भी पूछताछ शुरू ना हो जाए। मैं गली के कोने पर खड़ा होकर मरियम की अम्मी के निकलने का इंतजार करता रहा। वो मेरे घर से निकली और मैं घर में दाखिल हुआ। अम्मा का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर था। मुझे देखते ही वो आपे से बाहर हो गईं। वो चिल्लाकर बोली, ये क्या चक्कर चल रहा है मेरे घर में, मुझे खबर नहीं और यहाँ आशिकी शुरू हो गई है। वो मेरे सामने खड़ी थी और मैं थर थर काँप रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ अम्मा? उन्होंने गुस्से से कहा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मरियम और तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या तुम उससे प्यार करते हो? मैंने कहा, अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्या उसकी माँ मेरी शिकायत करने आई थी? अम्मा ने कहा, शिकायत करने नहीं, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी। कैसा जमाना आ गया है, बेटी वाले घर झांकने लगे हैं। और उसकी माँ ये भी कह रही थी कि असलम की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसे आना पड़ा। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने जल्दी से कहा, अम्मा मुझे उसके दिल की खबर नहीं, लेकिन मैं तो उसे पसंद नहीं करता। अम्मा ने कहा, तू अगर पसंद भी करता तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करती। जो लोग खुद रिश्ता मांगने आए हैं उनके किरदार का क्या भरोसा। मैं क्या उन लोगों को जानती नहीं हूँ। मुझसे मेरा असलम छीनना चाहते हैं। कोई तरकीब नहीं सूझी तो ऐसे ही सही। अब तुम्हें मरियम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे भी मना कर दिया है। अम्मा कहती रही और मैं हर बात पर सर हिलाता रहा जैसे ये सब मेरी ला इल्मी में हुआ है। बात खत्म हो गई। 1 हफ्ते बाद मरियम मुझसे मिलने मेरी गैराज में आ गई। उसने मुझसे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उसे गैराज के दफ्तर में ले आया। बैठते ही वो रोने लगी और कहा, हम लोगों की कितनी बेइज्जती हुई है, तुम्हें कुछ एहसास है? मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर, अम्मा ही ऐसी है। उसने कहा, वो तो ऐसी ही हैं, मगर तुमने क्या किया? तुमने भी तो मेरे लिए कोशिश नहीं की। मैं क्या कर सकता हूँ जब अम्मा ही नहीं मान रही हैं? मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने बचपन से तुम्हारे सपने देखे हैं। वो फिर रोने लगी। उसे रोता देखकर मैं भी रोने लगा, लेकिन मैं उसे यकीन नहीं दिला सका कि मैं उसे अपना लूंगा। वो वहां से मायूस होकर चली गई। वक्त गुजरता गया। मुझे आज महसूस होता है कि मैं उससे मोहब्बत तो करता था, लेकिन मेरी बुज़दिली की वजह से मैं उसे अपना ना सका। एक दिन मैंने सुना कि मरियम की शादी हो गई। ये ऐसी खबर नहीं थी कि अचानक मिली हो। मुझे इस खबर का इंतजार था, लेकिन फिर भी दिल पर घूंसा लगा था। कई दिन तक मैं उदास उदास फिरता रहा, मगर फिर करार आ गया। मरियम के चले जाने के बाद मुझे उसकी अहमियत का एहसास हुआ था। मेरे गैरेज से आने के बाद वो आ जाती थी तो सारी थकन उतर जाती थी। उसकी बातें याद आती थीं तो दिल पर सांप लौट जाता था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो जब पास थी तो मैंने उसकी कदर नहीं की थी,
और अब वो नहीं है तो मैं उसके लिए तड़पने लगा था। अब उसे देखने के लिए तरसता था। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि इस दुनिया में अम्मा के अलावा भी कोई है। मुझे पता चल जाता कि वो ससुराल से आई हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं देख पाता। वो भी मुझसे ऐसी नाराज हुई थी कि उसने मुझे अपनी एक झलक भी दिखाना गवारा नहीं किया। वक्त गुजरता रहा। अब मैं बहुत अच्छा मोटर मैकेनिक बन गया था। अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी थी। मैं अपनी माँ का एक ही बेटा था। माँओं को तो बेटों का सेहरा देखने का बड़ा शौक होता है, लेकिन मेरी माँ को मेरी शादी का ख्याल ही नहीं आता था। कोई अगर शादी का जिक्र भी करता तो अम्मा ये कहकर टाल देती कि अभी असलम की उम्र ही क्या है। हालांकि मैं 30 साल का हो चुका था। जब खानदान वालों ने बहुत जोर देना शुरू किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहती, मैंने इतनी मेहनत से असलम को संभाला है, अब कोई और आए और इसे मुझसे छीन ले, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी। कहने वाले कहते रहे, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रहीं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अम्मा मेरी शादी ही नहीं करना चाहती। मुझे उनकी दीवानगी पर गुस्सा आता था, लेकिन अब भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें मजबूर करता। फिर शायद उनको खुद ही मुझ पे रहम आ गया, या फिर किसी ने समझाया होगा। बहरहाल अम्मा ने मेरे लिए एक लड़की देख ली। वो निहायत ही गरीब घर की यतीम लड़की थी। उसे पसंद करने की वजह सिर्फ यही थी कि अम्मा उसे आसानी से दबा सकें और अपने कंट्रोल में रख सकें, और वो मुझे अम्मा से दूर ना ले जा सके। मेरी तो कुछ चलती नहीं थी। अम्मा ने जहाँ कहा मैंने शादी कर ली। नूर जहाँ मेरे घर में ब्याह कर आई तो वाकई में बेजुबान सी लड़की थी। गैरेज से आने के बाद अगर मैं नूर जहाँ के पास बैठ जाता तो अम्मा बेचैन हो जाती, कमरे के बाहर ही टहलती रहती। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आता वो मुझे चिल्लाने लगती, और साथ में नूर जहां को भी बात सुनना पड़ती। कोई और लड़की होती तो खूब लड़ाई होती, लेकिन अम्मा चिल्लाते रहती और वो बेचारी सुनते रहती। मैंने उसे अम्मा की ज़हनी हालत के बारे में बता दिया था, इसलिए वो चुप रहती थी। शादी से पहले ऐसा था कि अम्मा घर से निकलना पाप समझती थी, लेकिन अब ऐसा होता कि जहां हम दोनों जाने के लिए तैयार होते, अम्मा भी हमारे साथ जाने की जिद पकड़ लेती। मजबूरन उन्हें भी ले जाना पड़ता। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं अपनी बीवी से हंसकर बात भी नहीं कर सकता था। उन्होंने मेरी शादी तो कर दी थी, लेकिन मोहब्बत बांटने को तैयार नहीं थीं। उन्हें हर वक्त ये एहसास रहता कि अगर मेरा झुकाव बीवी की तरफ बढ़ गया तो मैं उनसे मुंह फेर लूंगा। उनको ये वहम हो गया था कि दुनिया में जो कोई भी है उनके बेटे को उनसे छीनने के लिए बैठा है। ये हालात चल ही रहे थे कि मुझे दुबई जाने की एक अच्छी ऑफर मिल गई। मैंने नूर जहां को बताया। वो थोड़ी देर रोने धोने के बाद मान गई। मसला अम्मा का था। वो मुझे एक पल के लिए जुदा नहीं होने देती थीं। दुबई कैसे भेज सकती थीं? मैंने उनसे डरते डरते कहा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि वो कुछ देर सोचने के बाद मान गईं। अब मैं दुबई जाने की तैयारी करने लगा। मुझे बस ये फिक्र थी कि दो औरतें घर में अकेले कैसे रहेंगी, लेकिन जब अम्मा ने ढारस बंधाई तो मैंने भी हिम्मत कर ली। कुछ दिनों बाद मैं दुबई चला गया। अच्छी आमदनी और अच्छी जिंदगी मेरे सामने थी। मैं बेफिक्र होके काम कर रहा था। काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी। मैं घर पर खत लिखता था। घर से भी खत आते थे। फिर अचानक अम्मा ने खतों में नूरजहां की शिकायत शुरू कर दी। उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे नूरजहां किरदार की अच्छी नहीं है, वो बदचलन है। वो 3 महीना भी मुझसे दूर नहीं रह पाई और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अम्मा ने लिखा था कि सौदा लेने बाजार जाती तो दुकानदारों से नैन मटक्का करती है। पड़ोस के लड़के भी घर में आते रहते हैं। मैं कुछ कहती हूँ तो मरने मारने पर तैयार हो जाती है। मैं सोचता था कि नूरजहां तो ऐसी नहीं थी। अम्मा झूठ नहीं बोल सकती। हो सकता है मैं यहाँ आ गया हूँ तो उसे अपनी असलियत दिखाने का मौका मिल गया है। मेरे दिल में उसकी तरफ से बुराई आ गई। नूरजहां तो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो मुझे खत नहीं लिख सकती थी। जो कुछ अम्मा कहती मैं यकीन करता चला गया। 6 महीने बाद अम्मा का खत आया। उन्होंने मुझे फौरन बुलाया था। उन्होंने लिखा था कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नूरजहां कभी भी घर से भाग जाएगी। तुम जल्दी से आके उसे तलाक दो। अब ऐसी औरत घर में रखने के लायक नहीं है। मैं अम्मा की बातों पर यकीन कर चुका था। कुछ हफ्तों बाद अम्मा का खत फिर आया। इसमें इन्होंने कहा कि नूरजहां घर से भाग गई है। अम्मा ने मुझे फौरन बुलाया था क्योंकि अब वो अकेली रह गई थीं। अगर अम्मा की मजबूरी ना होती तो मैं कभी वापस ना जाता। अम्मा की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी और वापस चला आया। मुझे देखते ही अम्मा ने रो रो के दरिया बहा दिए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। मैंने अम्मा से कहा,
इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जाने वाले को कौन रोक सकता है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरा ही कसूर है। मैंने ऐसी लड़की से तेरी शादी कर दी। मुझे आए हुए 3 दिन ही हुए थे कि मेरा साला मुझे बुलाने आया। नूरजहां की बेवफाई के जख्म ताज़ा थे। जी चाहा कि उसका गला घोंट के उसकी बहन की बेवफाई का बदला ले लूं। उसकी बेगैरती पर मुझे हैरत हो रही थी। जिस औरत ने अपने पति से बेवफाई की, उसे ये आदमी अब भी बहन कहकर अपने घर में रखे हुए है और मुझे बुलाने भी आया है। मैंने उससे पूछा, आ गई तुम्हारी बहन घूम फिर कर अपने घर? उसने कहा, भाई साहब, वो गई ही कहाँ थी जो आ जाती? आपके घर से निकाली गई तो अपनी माँ के घर के सिवा कहाँ जाती? मैंने कहा, निकाली नहीं गई। उससे पूछते तो सही के किसके साथ भागी थी? उसने तेज आवाज में कहा, भाई साहब, आप तो बाहर थे, आपको क्या पता कि उस पर क्या बीती है? इसीलिए तो मैं आपको बुलाने आया हूँ। चल कर उससे हकीकत तो मालूम करो। मैंने कहा, हकीकत तो मेरी माँ ने मुझे बता दी है। मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उसे तलाक देने। उसने कहा, आप एक बार उससे मिल लो, फिर जो चाहे करना। मैं उसके साथ चला गया। नूरजहां मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि मेरी माँ ने उस पर इतने जुल्म किए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। किसी के साथ भागने का इल्जाम बिल्कुल झूठा था। उसकी कहानी में सच्चाई लग रही थी, मगर मैं अम्मा को भी झुठला नहीं सकता था। वो भला क्यों मेरी बीवी पर झूठा इल्जाम लगा सकती थी? मैं उस वक्त तो वापस आ गया। मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र किया जो बात नूरजहां से हुई थी। अम्मा ने कस्में खा खा कर उसे झुठला दिया। मुझे यकीन हो गया कि नूरजहां झूठी है। मुझे मोहल्ले वालों से पूछना चाहिए था, लेकिन शर्म के मारे मैं किसी के पास नहीं गया। मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था कि मैंने नूरजहां को तलाक दे दिया। उस वक्त तो मैं गुस्से में था, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास जरूर हुआ था कि अम्मा ने उससे मेरी जान छुड़ाने के लिए कोई ड्रामा तो नहीं किया था। अम्मा की ज़हनी हालत देखते हुए मेरा ऐसा सोचना गलत भी नहीं था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं नौकरी छोड़कर दुबई गया था, इसलिए वापस आने के बाद बहुत दिनों तक बेकार घूमता रहा। लेकिन कहते हैं न, हुनरमंद कभी बेकार नहीं रहता। सड़कों पर जब तक कारें चल रही हैं, कारीगरों की जरूरत भी पड़ती रहेगी। मुझे भी एक जगह नौकरी मिल गई। ये पहले जैसी शानदार तो नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी। जब से मैंने नूरजहां को तलाक दी थी, अम्मा बहुत खुश रहने लगी थीं। अब मैं पूरी तरह उनके काबू में था। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं तनख्वाह अपनी बीवी को देता हूँ या कुछ वक्त उसके साथ गुजारता हूँ। कुछ महीनों बाद मेरे एक दोस्त की जिद ने मुझे शादी पर मजबूर कर दिया। उसका ख्याल था नूरजहां बुरी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे बाहर रहने की वजह से हुआ। जब मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता था तो मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ होता तो ये सब नहीं होता। अम्मा ने दूसरी शादी की बहुत मुखालफत की, लेकिन ये ऐसी बात थी कि वो मुझे रोक नहीं सकती थीं, सिर्फ वर्गला सकती थीं। उन्होंने कहा, अब जमाना बहुत बदल गया है। अब लड़कियां ऐसी नहीं रहीं कि उन्हें घर में रखा जाए। शादी का ख्याल छोड़ दे। मैंने अम्मा से कहा, जमाना कोई भी हो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती अम्मा। अम्मा ने कहा, देख ले, नूरजहां ने कैसे धोखा दिया तुझे। अब तू फिर से गड्ढे में गिरने को तैयार है। हाय रे भाग्य, जिस बेटे की खातिर मैंने अपनी जवानी गवा दी वही मेरा ना हुआ। अम्मा, तुम जबरदस्ती अपना दिल छोटा कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। और फिर आपने ही कहा था, तू नूरजहां को तलाक दे दे, मैं 10 लड़कियां लाकर खड़ी कर दूंगी। अम्मा ने कहा, तेरी मर्जी, जो चाहे कर। अम्मा का इतना कहना ही बहुत था। सलमा बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। एक शादी के बाद मुझे भी अकल आ गई थी। अब मैं भी समझ गया था कि इस घर में जिंदगी किस तरह गुजर सकती है। मैंने पहले ही दिन सलमा को सब बातें समझा दी थीं। वो बड़ी समझदारी से उन पर अमल कर रही थी। हम दोनों कोशिश करते कि अम्मा के सामने कोई बात ना करें। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन सलमा ने समझौता कर लिया था। मेरे गैरेज से आने के बाद वो कमरे से ही नहीं निकलती थी, ताकि अम्मा को ये ना लगे कि उनके और मेरे बीच कोई और है। कहीं शादी वगैरह में जाना होता तो वो घर पर ही रुक जाती, मैं अम्मा को लेकर चला जाता। किसी भी औरत के लिए ये सब बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन सलमा बड़ी खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। और कमाल ये था कि उसके होंठों पर शिकायत भी नहीं आई थी। अभी इस शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक सलमा मर गई। उस दिन मैं रात को देर से घर पहुंचा था, लेकिन इतनी रात भी नहीं हुई थी कि सलमा बेखबर सो जाए, जबकि वो देर तक जागने की आदी थी। मैंने अम्मा से पूछा, आज सुरैया इतनी जल्दी क्यों सो गई? अम्मा ने कहा,
उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे कहकर सोई है कि मुझे कोई उठाना मत, तू भी मत उठाना, बल्कि आज ऐसा कर तू मेरे पास ही सो जा। मैं थका हुआ था। ये सोचकर अम्मा के पास सो गया कि अम्मा को ये एहसास तो होगा कि मैं उनसे दूर नहीं हूँ। बल्कि मैंने ये भी सोचा था कि हफ्ते में एक दिन अम्मा के पास ही सो जाया करूँगा। दूसरी सुबह अम्मा ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया। असलम जल्दी उठ, देख सलमा को क्या हो गया है। मैंने कहा, क्या हो गया अम्मा? उन्होंने कहा, सलमा अपने बिस्तर पर अकड़ी पड़ी है, सांस ही नहीं ले रही, मुझे लगता है मर गई है। मैं बिस्तर से उठकर कमरे की तरफ भागा। वो न जाने कब की मर चुकी थी। उसका जिस्म अकड़ गया था, होंठ नीले पड़ गए थे। साफ लग रहा था कि या तो किसी जहरीले जानवर ने काटा है या खाने में कोई जहरीली चीज आ गई है। मैंने अम्मा से कहा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अम्मा ने मुझे मना कर दिया। कहा कि डॉक्टर कह देगा कि तूने जहर दिया है, फिर तू क्या करेगा? किस किस को यकीन दिलाता फिरेगा? मैं रुक गया। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं? अम्मा ने कहा, करना क्या है, दफन कर इस मुर्दे को। ऐसे कैसे दफन कर दूं अम्मा? इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? अम्मा ने कहा, कह देना सांप ने डस लिया, किस्सा खत्म। अम्मा, ये इतना आसान नहीं है। इसके घर वाले अगर बिगड़ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा, तू डरता रहे, जो जी में आए कर। उन्होंने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया। मुझे सलमा की मौत से ज्यादा अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। कभी मैं उस बेकसूर की लाश को देखता था और कभी अपनी बेबसी को। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो गया और अब मैं क्या करूं। जैसे तैसे मैंने हिम्मत की और सलमा के घर पहुंच गया। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जो माँ ने कहा इस पर सबको यकीन आ गया। मैंने उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये झूठ कहा कि मैं सलमा के पास ही सो रहा था कि वो चीख मारकर उठी और कहा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने भी सांप को देखा था, लेकिन मैं सलमा को संभालने में लग गया और इतनी देर में सांप भाग गया। सांप इतना जहरीला था कि फौरन जहर फैल गया और सलमा मर गई। इसलिए अस्पताल ले जाना बेकार था। सलमा और मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं था। हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। और फिर सलमा के घर वाले शरीफ थे कि उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और मेरी बातों पर यकीन कर लिया। मोहल्ले वालों को भी मैंने यही बताया और जल्दी जल्दी सलमा को दफन कर दिया ताकि ज्यादा बातें ना हो और भड़काने वालों को मौका ना मिले। बाद में अम्मा ने मुझे बताया कि सलमा ने बासी सब्जी खाई थी और सोने से पहले उसे उल्टी हुई थी। शायद जहर फैल गया होगा। मैंने सुन रखा था कि बासी खाना खाने से अक्सर फूड पॉइजन हो जाता है, इसलिए अम्मा की बात का मुझे यकीन हो गया। मैंने अपनी किस्मत समझकर सलमा की मौत को कबूल कर लिया। 2 बीवियां छिन जाने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि बीवी और औलाद मेरे नसीब में नहीं है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। सारी उम्र अम्मा की खिदमत करते हुए गुजार दूंगा। मैंने अपना फैसला अम्मा को भी सुना दिया। जिस दुकान में मैं काम करता था उसका मालिक एक नौजवान आदमी था। एक बीवी और 2 छोटे बच्चों के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने जितनी तरक्की की थी अपनी मेहनत और हुनर से की थी। वो मुझ पर बहुत मेहरबान था और मुझे भाइयों की तरह समझता था। एक दिन वो दुकान पर बैठा था कि उसे हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त मैं और एक दूसरा लड़का दुकान पर थे। हम उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। हम अस्पताल वक्त पर पहुंच गए थे, इसलिए वो खतरे से बाहर निकल गया। उसने आंखें खोल दी थी, लेकिन उसे कमजोरी बहुत थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और मुश्किल से कहा, मैं अब बचूंगा नहीं। मेरे बाद मेरी दुकान तुम संभालना, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इतना कहकर वो चुप हो गया। मैंने अपने साथी को उसके पास बिठाया और उसकी बीवी को खबर देने उसके घर चला गया। मैंने उससे पहले उसकी बीवी को कभी नहीं देखा था। मेरे आवाज देने पर एक औरत ने बाहर झांक कर देखा। उसे औरत कहने को जी नहीं चाहता था। मुझे यकीन नहीं आया कि सत्तार की बीवी यही होगी। मैंने कहा, मुझे सत्तार की बीवी से मिलना है। उसने कहा, मैं ही हूँ। वो बिल्कुल नौजवान लड़की की तरह थी। कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। मैंने कहा, सत्तार को दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी से अस्पताल चलो। वो बहुत घबरा गई। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं उनके साथ उनकी दुकान पर काम करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं टैक्सी लेकर आया हूँ, तुम जल्दी चलो। उसने कुछ सोचा फिर घर के अंदर चली गई। वापस आई तो 2 बच्चे उसके साथ थे। एक बच्चा गोद में था और दूसरा मुश्किल से 5 साल का होगा। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो मेरा साथी मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे एक तरफ ले जाते हुए कहा, यार असलम, सत्तार मर गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है।
इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद उसे दूसरा दौरा पड़ गया और वो मर गया। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। उसके बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। सत्तार की बीवी ने हमारी बातें सुन ली थीं। वो भी जोर जोर रोने लगी थी। फिर ये सोचे बिना कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो मुझसे लिपट कर रोने और चिल्लाने लगी और फिर बेहोश हो गई। वो जिस सदमे से अचानक दो चार हुई थी वो कम नहीं था। डॉक्टर उसे फौरन होश में ले आए। उसके लिए ये जरूरी था कि वो रो रो कर अपनी भड़ास निकाल ले। मेरे सामने बस मसला उसे संभालने का था। किसी न किसी तरह मैंने उसे संभाला। फिर मैं उसे और सत्तार की डेड बॉडी उसके घर पहुंचा। मोहल्ले वाले भी आ गए थे। सबने मिलकर सत्तार की मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाया। चंद दिन तो सोग में दुकान बंद रही। फिर मैंने दुकान खोली और कारोबार को फिर से चालू किया। सत्तार की बीवी का नाम शमीम था। मैंने शमीम से कहा कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं पूरी ईमानदारी से दुकान चलाऊंगा और आमदनी उसको देता रहूंगा। जो तनख्वाह मेरी थी मैं बस उतना ही लूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी हो गई थी कि मैं उसके घर का और दुकान का ख्याल रखूं। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन उसके घर जाना पड़ता था। घर के दरवाजे पर खड़े होकर ही जो बात मुझे शमीम से करनी होती वो मैं कर लेता था, अंदर नहीं जाता था। एक दिन उसने खुद ही कहा, असलम, ये कुछ अच्छा नहीं लगता कि आप गली में खड़े होकर बातें करें, आने जाने वाले बातें बनाते हैं। इस तरह मैं उसके घर में जाने लगा। घर में जाने लगा तो हमारे बीच इधर उधर की बातें भी ज्यादा होने लगी। हंसी मजाक मैं ज्यादा नहीं करता था, लेकिन वो बहुत शौक थी। जितनी देर मैं वहां बैठता, हंसते बोलते ही वक्त गुजरता। जहां इतना ज्यादा आना जाना होता है वहां दूरी भी कम होने लगती है। और फिर मैं तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले चुका था। राशन से लेकर बीमारी तक हर मामला मैंने अपने हाथ में लिया हुआ था। एक बार शहर में मेला लगा हुआ था। उसका बड़ा बेटा मेले में जाने की जिद करने लगा। मुझे ले जाने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो माँ के बिना जाने को राजी नहीं था। शमीम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश को, लेकिन वो नहीं माना। मजबूरन शमीम को मेरे साथ जाना पड़ा। ये पहला मौका था जब हम घर से बाहर एक साथ निकले थे। मोहल्ले वाले न जाने कब से हम पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उस दिन हमारा मेले में जाना गजब हो गया। दूसरे दिन जब मैं शमीम के घर गया तो मोहल्ले के चंद लोगों ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने कहा, हम ये गुनाह हमारे मोहल्ले में नहीं होने देंगे। मैंने उन लोगों से पूछा, कैसा गुनाह? उन्होंने कहा, सत्तार की बेवा के घर तुम क्या करने जाते हो? मैंने उनसे कहा, मैं उसके शौहर से किया हुआ वादा निभा रहा हूँ, शमीम की देखभाल के लिए आता हूँ। उनमें से एक ने कहा, और उसका दिल बहलाने भी। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है? उसने कहा, मियाँ इतना बुरा लग रहा है तो शादी कर लो उसके साथ, उसकी मदद भी हो जाएगी और लोगों की जबानें भी बंद हो जाएंगी। मैं गुस्से में वहां से चला आया। बाद में मैंने सोचा, वो लोग सही कह रहे हैं। अगर मैं शमीम से शादी कर लूंगा तो किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मसला शमीम का था, क्या वो मुझसे शादी करने के लिए राजी होगी? मैंने मोहल्ले वालों की बात शमीम को बताई और कहा, इससे बेहतर है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। शमीम ने कहा, इस तरह तो लोगों को और यकीन हो जाएगा कि आप इसीलिए यहाँ आते थे। मैंने कहा, यकीन आ जाएगा, लेकिन जबानें तो बंद हो जाएंगी, वरना एक दिन वो लोग मेरा यहाँ आना बंद करा देंगे। शमीम ने कहा, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मैंने कहा, ठीक है, एक हफ्ते बाद मैं आऊंगा। ये सोच लेना कि तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं और तुम्हें सहारे की जरूरत है। एक हफ्ते बाद उसने हाँ कर दी। ये कहानी बहुत लंबी है कि मैंने अम्मा को किस मुश्किल से राजी किया। बहरहाल शमीम से मेरी शादी हो गई। अम्मा का बर्ताव शमीम के साथ भी वही था, बल्कि अब तो वो ये समझने लगी थी कि मैं जिद में आकर शादी पे शादी किए जा रहा हूँ। शमीम से शादी को वो अपनी हार समझने लगी थीं। वो समझ गई थीं कि शमीम से मैंने मोहब्बत में शादी की है, मतलब शादी से पहले ही शमीम ने मुझे उनसे छीन लिया था। शमीम के बच्चे भी थे, इसलिए मुझे बच्चों को भी कुछ न कुछ वक्त देना पड़ता था। अम्मा को यकीन हो गया था कि शमीम ने मुझ पर कब्जा जमा लिया है। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने हम सबसे बातचीत ही बंद कर दी। बरसात के दिन थे, मगर उस दिन खूब चमकीली धूप निकली हुई थी। शमीम ने कपड़े धोकर छत पर फैला दिए थे। शाम तक तो मौसम ठीक रहा, लेकिन फिर ऐसी काली घटा आई कि दिन में भी रात लगने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया था। मुझे अचानक याद आया कि छत पर कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने शमीम को आवाज दी और कहा, छत पर कपड़े हैं, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी,
कपड़े तो उतार कर ले आओ। उतने में तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने अम्मा को देखा, वो हॉल में नहीं थीं। शायद वो अपने कमरे में चली गई थीं। मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने शमीन से कहा, पहले ही कहा था कि कपड़े उतार लाओ, अब बारिश शुरू हो गई है, सब कपड़े गीले हो जाएंगे और बदबू भी आने लगेगी। शमीन ने कहा, मैं अभी जाती हूँ, लेकर आती हूँ। मैंने उससे कहा, अब इस बारिश में तुम कहाँ जाओगी? मैं लेके आता हूँ। बिस्तर पर ओढ़ने वाली चादर रखी थी। बारिश से बचने के लिए मैंने उस चादर को अपने ऊपर डाला और छत पर पहुँच गया। छत पर एक जगह से दीवार टूट गई थी। जो ईंटें उस दीवार से निकली थी, वो मैंने उसी तरह बिना सीमेंट के रखकर दीवार सी बना दी थी। शमीम ने कपड़े उसी जगह पर सूखने के लिए रखे थे। मैं कपड़े उतार रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं लड़खड़ाया और कच्ची दीवार से जाकर टकरा गया। दीवार टूट गई और मैं छत से नीचे गिर गया। दीवार गिरने और मेरे गिरने से एक धमाका हुआ। कुछ लोग घरों से निकल आए। देखा तो मैं खून में लथपथ पड़ा था। शमीम दौड़ती हुई अम्मा के पास गई, जो अपने कमरे में थीं। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, असलम छत से गिर गए। अम्मा ने कहा, अरे ये मुझसे क्या हो गया? शमीम ने मुझे बाद में बताया था कि अम्मा ने ऐसा ही कहा था, लेकिन उस वक्त उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मैं इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया था, लेकिन जिंदगी भर की माजूरी मेरे नसीब में थी। दोनों टांगें टूट गई थीं। रीढ़ की हड्डी के मोहरे खिसक गए थे। मैं जिंदगी भर के लिए बैसाखियों का मोहताज हो गया था। इधर अम्मा के साथ ये हुआ कि मेरी खबर सुनते ही उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उन्हें यकीन ही नहीं आता था कि मैं बच गया हूँ। हर आने जाने वालों से कहती कि मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया है। हकीकत भी यही थी। जब मैं पूरी तरह सोचने समझने के लायक हुआ तो ये बात समझ में आई कि अम्मा शमीम को मारना चाहती थीं। वो ये सुन चुकी थीं कि मैंने शमीम से कहा है कि छत से कपड़े उतार लाओ। उन्हें मालूम था कि शमीम ऊपर जरूर जाएगी। वो इससे पहले छत पर पहुंचकर जीने की आड़ में एक तरफ छुप गई। यहाँ ये हुआ कि शमीम की बजाय मैं ऊपर चला गया। मैंने शमीम की चादर ओढ़ी हुई थी। मेरा दुबला पतला जिस्म और छोटा कद मेरा दुश्मन बन गया। अंधेरे में अम्मा ने यही समझा कि ये शमीम है। उन्होंने धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। लोग अभी तक यही समझते हैं कि बारिश की वजह से दीवार कमजोर हो गई थी। मैंने दीवार पर जोर डाला और दीवार के साथ खुद भी नीचे गिर पड़ा। इस राज को मैं जानता हूँ या मेरी बीवी के ये सिर्फ हादसा नहीं था। अम्मा हर उस आदमी से जलने लगती थीं जो मेरे करीब आता था। उसके बाद अम्मा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहती थीं कि मैंने ही अपने असलम को मारा है, और जोर जोर से अपना सर पीटती थीं। इसलिए उनके हाथ बांध कर रखना पड़ते थे कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मैं जब अस्पताल से घर आया तो उम्मीद थी कि उनकी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो कहती, ये तुम लोग किसे लेकर आ गए हो? असलम तो मर गया है, छत से गिरकर मरा है, कपड़े उतारने गया था, मैंने उसे धक्का दे दिया, वो अब कहाँ से आएगा? मैं ही उसकी कातिल हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाता रहा कि अम्मा, मैं ही हूँ तुम्हारा असलम, मुझे पहचानो, मगर वो यही कहती रहीं, असलम मर चुका है, उन्होंने खुद उसे धक्का दिया था। उनका ये एतराफ उनके पागलपन में छुपा रहा। सब यही समझते रहे कि वो पागलपन में ऐसी बातें करती हैं। मैं शमीम का शुक्रगुजार हूँ कि राज खुल जाने के बाद भी जब तक अम्मा जिंदा रहीं, वो उनकी खिदमत करती रही। मैं आज भी अपनी बैसाखियों को देखकर सोचता हूँ कि मोहब्बत में इंसान कितनी दूर तक चला जाता है। वो माँ जो जिंदगी भर मुझे हादसों से बचाती रही, वही अपने हाथों से मुझे हादसे की नजर कर गई। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर किया। मैं आज भी अपनी माजूरी को अम्मा की तरफ से मिलने वाला तोहफा समझकर खुश हूँ।